Okay, beta. Listen, we'll complete some competency questions today. और जो भी बच्चे घर पे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, प्लीज कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करना। कोई डाउट हो तो इससे आप देख सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज चलेंगे। फिजिक्स के पेपर वाले दिन जैसे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उस हिसाब से पूरे का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज करके छोड़ेंगे। लेकिन ये कॉम्पिटेंसी वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कुछ वीडियो के थ्रू या फिर ऐसे आप इनको कंप्लीट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है। अगर लाइट एयर टू ग्लास जा रही है तो कहां से कहां जा रही है बेटा? रेयर टू विच मीडियम? डेंसर मीडियम। कहां बेंड करेगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, ये भी सही है अपने को। रेड ब्लू येलो तीन लाइट है अपने पास, ठीक है। अपने को पता है रेड ब्लू येलो में से रेड क्या बेंड करेगी? लीस्ट, और ब्लू क्या बेंड करेगी? मोस्ट। समझ आ गई? अगर लाइट ज्यादा बेंड कर रही है इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? ज्यादा। अगर लाइट कम बेंड कर रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? कम। ये दो चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही तुम्हारे पास क्या है? आंसर्स पड़े। अब i माइनस आर हो या r माइनस i हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है? डेल्टा। क्या मतलब होता है? डेल्टा। अगर i बड़ा है तो कहां से कहां जा रहे हो? रेयर टू डेंसर, है ना। और अगर i क्या है? छोटा, तो आप कहां से कहां जा रहे हो बच्चे? हाँ जी, डेंसर, इधर क्या है? रेयर। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या होगा? रेयर मीडियम में होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा डेंसर। तो i बड़ा तो रिफ्रैक्शन है, सॉरी रेयर टू डेंसर। अगर r बड़ा तो आप कहां से कहां जा रहे हो? डेंसर टू जा रहे हो रेयर, ठीक है। अब डेल्टा की वैल्यू किस कलर के लिए ग्रेटर होगी? कौन से कलर के लिए? ब्लू। समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप चले तो इसमें आता है अपने पास व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर लाइट एक ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास करती है तो वो क्या? ये वैसे अपने को पता है अगर दोनों पैरेलल हो तो कंडीशन क्या होती है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। दो कंडीशन होती है, I इक्वल्स टू E, और ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? पैरेलल। अब हम क्या करेंगे बच्चे? हम इसको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड्स, इसको भी प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड्स। ये एंगल बनता है अपने पास एंगल डेल्टा। ये है एंगल A, यहां एंगल I, यहां एंगल क्या बनेगा? R। बोला सीधे क्या होता है? I प्लस E, सॉरी E, I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा। I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा। इधर I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा। क्लियर? समझ आ गई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब हमें पता है अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो ये I है और ये क्या है आपके पास? E है, ठीक है। अगर आप इधर से इधर आओगे तो ये क्या बन जाएगा? I, और ये क्या बन जाएगा? E, ठीक। तो एक डेल्टा के कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं? दो। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर? समझ आ गई? कॉपी निकालो बच्चे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है? व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन इज सेम, वन फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस अदर फॉर एंगल ऑफ इमर्जेंस। इंसिडेंस इमर्जेंस दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं? आगे बढ़ते हैं बच्चे इसमें। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो अपना क्या हो जाता है? ये सही है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए। नहीं है तो जिसमें एग्जाम वाला बच्चा ध्यान करेगा। हाँ जी, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो तेरा पेपर नहीं है बेटा, रफ पेपर है। मुसीबत नाम की होगी बच्चे इतनी बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर है? ये I E डेल्टा A। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इससे? ये ग्राफ आ सकता है। समझ आ गई? अगर ये बेटा किसकी वैल्यू है? डेल्टा की, तो ये वाला एंगल क्या होगा? I, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? E। अगर इसको I मान रहे हो तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? E। क्या मिनिमम डेविएशन पे भी दो वैल्यूज होती है? एक ही होती है, क्योंकि I और E दोनों क्या हो जाते हैं आपस में? बराबर। क्लियर है बच्चे? ओके, नेक्स्ट। तो क्या हुआ? ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
दो एंगल किस वजह से होते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो A and R are true and R is correct reason for A। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बोली नहीं कर गया कल ही करिए। ओके, which of the following diagram shows the correct path through the lens? ये डायग्राम बच्चे कैसे होता है? ये डायग्राम तुम ड्रॉ करो। क्या करो? ये डायग्राम तुम ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे? यहाँ से कन्वेक्स लेंस है, पैरेलल रे है, क्या करेगी? बेंड ऐसे करेगी। तो ये डायग्राम क्या हो गया? सही या गलत? गलत हो गया। ठीक है, ये कौन सा है? कन्वेक्स। ठीक है, फोकस पे लाइन कब मीट करती है? जब लाइन पैरेलल होती है। ऐसे वाली लाइन कभी भी फोकस पे मीट नहीं करेगी। अगर ऐसे पैरेलल आ रही है लाइंस तो वो यहां कहीं भी मीट करेगी। इसको क्या बोलते हो आप? फोकल प्लेन। क्या बोलते हो इसको आप? फोकल प्लेन। चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चे इसमें। नेक्स्ट अपने को कह रहा है ये कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। ये लाइट गई, कनकेव लेंस लाइट को क्या करता है? क्या करता है? डाइवर्ज कर दी। पीछे आते हुए फोकस पे मीट नहीं की तो सही है बच्चे, क्योंकि फोकस पे मीट तब करती जब पैरेलल होती, ऐसे जाती, पीछे कहां मीट करती? फोकस पे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे डायग्राम क्या लग रहा है बच्चे? सही लग रहा है। अब आ गया कौन सा? कनकेव पैरेलल, मतलब ही नहीं है, इधर हो जाएगी, ये ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही है? ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। चलो, 4 पुली सिस्टम है अपने पास। ठीक है, जब मैं इसके ऑप्शन देखता हूं तो ये कह रहा है VR2 है, किसी का VR1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, 4 है, पता नहीं क्या। ठीक है, अपन सबके क्या कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी रेशियो। क्या कैलकुलेट करेंगे? वेलोसिटी रेशियो। सबसे सौखा वेलोसिटी रेशियो मेरे को इसका लगता है। ये कौन सी पुली है? सिंगल, फिक्स, मूवेबल। क्या है वेलोसिटी रेशियो? 2। ठीक है, एक फिक्स एक मूवेबल, इसका भी अपने को पता है वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? 2। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, एफर्ट नीचे की तरफ लग रहा है, कितनी पुलिस? वेलोसिटी रेशियो क्या आ गया? 3 आ गया 3। अब ज्यादातर बच्चे इसका वेलोसिटी रेशियो क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 तब होता जब एफर्ट किस डायरेक्शन में लगता? डाउनवर्ड्स। लेकिन अब एफर्ट किधर है? अपवर्ड्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितना पुल करेंगे ऊपर की तरफ? x। इस पुली को कितनी स्ट्रेट सपोर्ट कर रही है? 1 2 3, x/3 x/3 x/3। इसका वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया? 3। समझ आ गया? चलो मान लेते हैं कि आपका ये वाला आंसर नहीं आया, ये कुछ और आंसर है, तो ऑप्शन देखते हैं। इसने बोला देयर आर 3 पुली सिस्टम विद वेलोसिटी रेशियो 2 है। क्या 3 पुली सिस्टम है विद वेलोसिटी रेशियो 2? मतलब ही नहीं है यार, 3 तो सौखे हैं अपने पास बिल्कुल। There are 2 pulley systems with velocity ratio 2, 1 pulley system with velocity ratio 3, तो 2 भी हैं 3 भी हैं, and 1 pulley system with velocity ratio 1। तुम्हें पता है 2 पुली है, velocity ratio 1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगला ऑप्शन there are 2 pulley system velocity ratio 2, 1 pulley system velocity ratio 3 and 1 pulley system velocity ratio 4। तो अपने पास सिर्फ C और D दो ही ऑप्शन बचते हैं। क्या बचते हैं? अपने पास सिर्फ C और D दो ही ऑप्शन बचते हैं। इनमें थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो D ऑप्शन है वो सही है। क्लियर है? अगर एफर्ट नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है तो जैसे रूल है वैसे ही चलता है, जितनी पुलिस उतना वेलोसिटी रेशियो। लेकिन अगर एफर्ट किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, तो ध्यान रखना वेलोसिटी रेशियो 1 ज्यादा होगा। क्या हो जाता है? एफर्ट अगर ऊपर की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाता है? ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। The diagram below shows the force of 40 Newton on a rod AB pivoted at A in different direction. Identify the correct statement. पहले अपन क्या करें? सबकी वैल्यूज निकाल दें। सबकी वैल्यू निकालो। 80 × 40 क्या आ गया बच्चे? 320 न्यूटन सेंटीमीटर। ठीक है, किस डायरेक्शन में बच्चे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद ये सेम है लेकिन किस डायरेक्शन में बच्चे? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अच्छा, ये इधर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता नहीं, ये इधर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता नहीं। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेंगे? ये वाला लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ठीक है, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेंगे, ये वाला लेंगे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ओके, तो P and S have opposite moments, this is correct। क्या पूछा है आपका से, करेक्ट स्टेटमेंट, ओ सॉरी P and Q आएगा, उस दिन भी ये गलत किया था ना। P and S have opposite statement नहीं, magnitude of moment of force R is maximum, R पे जो फोर्स है बच्चे उसका मोमेंट ऑफ फोर्स वो मैक्सिमम होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस 80 से क्या आएगा अपने पास, कम आएगा। क्या आएगा, 80 से कम आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम इन P एंड Q, हाँ इसमें मैक्सिमम होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है। द मोमेंट ऑफ फोर्स इन R इज नेगेटिव, R पे इस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, तो कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास, सी ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन मैं और बना, मान लो यहां मोमेंट ना आता और ये फोर्स 40 ना लेगा, ठीक है, सब में मोमेंट क्या दिया होता, सेम। मोमेंट क्या दिया होता, सेम। समझ आ गया, सब में मोमेंट क्या है, सेम है। तो अब दिमाग कहां चलाओगे, अगर मोमेंट सेम है तो कम डिस्टेंस ज्यादा फोर्स, ज्यादा डिस्टेंस कम फोर्स। तो P और Q में फोर्स क्या लगेगी, कम, R और S में फोर्स क्या लगेगी, ज्यादा। दिमाग में बिठा लो, अगर मोमेंट सेम है तो डिस्टेंस कम, फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स कम। अगर मोमेंट क्या है, सेम। अगर मोमेंट सेम नहीं है तो जहां डिस्टेंस ज्यादा, अगर फोर्स सेम है, अगर फोर्स सेम है तो जिसमें डिस्टेंस ज्यादा उसका मोमेंट भी ज्यादा। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत थी अपने को, मल्टीप्लाई करने की? नहीं थी। क्यों नहीं थी, हमें सिर्फ ये पूछा गया था कि किसका मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, जब फोर्सेस सारी की सारी क्या है, इक्वल, का जीरा डिस्टेंस ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स भी ज्यादा। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, एक और नाम टॉर्क, ठीक है, सारे कुछ ओके। सॉल्व है बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल, ए बी सी डी, 3 है आपके, 4 है आपके पास, हाइट है सब, एपेक्स, व्हिच ऑफ दीस कोन इज कंप्लीटली सॉलिड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबके दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, नीचे से मेजर करते हैं ना आप, कितने सेंटीमीटर है, 3, ये कितना है बच्चे, 4, ये नीचे से कितना है बच्चे, 8, और ये नीचे से कितना है, 9। कौन कौन से हैं, डायग्राम 4 कौन which break the position of the center of gravity is indicated by dots located this from this। ओके, ये कौन होलो है या सॉलिड, सॉलिड कोन, क्या है, सॉलिड कोन है। क्या होता है फॉर्मूला, h बाय सॉलिड कोन का 4, 12 बाय 4 कितने सेंटीमीटर पे, 3 सेंटीमीटर, तो नीचे से 3 सेंटीमीटर। अब सुनो, Which of these cone is completely solid, हमें पता ही नहीं था कि कौन सा सॉलिड है, लेकिन इसकी वजह से अपन ने यहां फॉर्मूला क्या लगाया, h बाय, क्या लगाया फॉर्मूला, h बाय 4। तो देख लो तुम्हारे हिसाब से कौन सा सॉलिड बचे, कौन सा सॉलिड, कौन सा सॉलिड, ए ऑप्शन या डी ऑप्शन, ए ऑप्शन है। बताऊं कैसे, देखो क्या लिखा है, dots located at 9, 8 centimeter 3 from apex of each, which of these cones is completely, एक्चुअल में ये ऑप्शंस गलत है, आपको ऑप्शंस आने चाहिए थे ए बी सी डी, हम किसको सिलेक्ट करते, ए को, लेकिन यहाँ 9 सेंटीमीटर है तो अपन किसको सिलेक्ट करेंगे फिर, 9 सेंटीमीटर कि ये वाला, कौन सा वाला कौन, 9 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। पीछे हो सकता है इसका आंसर 3 भी हो बच्चे, तो यहाँ फिर आंसर क्या आएगा, which of the cone is solid या what is the center of gravity of the solid cone, तो वो फिर h by 3 है, ठीक है। अपने को तो ऑप्शन आएगा कौन सा, ए ऑप्शन या 9 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन। उसके बाद आप आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, हाँ जी, जब ऐसे ग्राफ गिवन हो तो क्या निकालते हैं ग्राफ की, जब ग्राफ गिवन हो तो ग्राफ की क्या निकलती है, स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला होता है ना एक बार, y अपॉन x, सिंपल, y upon x, y2 minus y1 x2। हाँ जी, बोलो वर्क का फॉर्मूला, वर्क का फॉर्मूला f into s upon s। तो इसकी स्लोप आपको क्या देगी, फोर्स, अगर क्वेश्चन आ जाता है। बट ये क्वेश्चन अलग है, ये कह रहा है अपने पास फोर्स गिवन है कितनी बेटा, 10 न्यूटन,
फोर्स गिवन 10 न्यूटन। कोई भी वर्क उठा लो, 100 उठाएगा, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एस, एस कितना है 20 इक्वल्स टू हाउ मच 100। पॉसिबल है? सही किया ना मैंने, कुछ गलत तो नहीं किया। फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है और वर्क कितना आ गया 100। लेकिन जब ऐसा कुछ आ जाए तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल्स टू Fs cos थीटा 0 0 0 0 कैंसिल, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। हाँ जी, क्या होगा थीटा की वैल्यू 60 डिग्रीज। तो ये रहा, फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल 60 डिग्री विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये अटका हुआ क्वेश्चन है ना, समझ आ गई? तो फॉर्मूला हमेशा ही Fs cos थीटा लगता है, वो जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, इसलिए आप cos थीटा को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, चलो हटा देते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट सिंगल मूवेबल पुली जस्ट डिटरमाइन द एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी। जल्दी से बताओ बच्चे, सिंगल मूवेबल पुली है तो एमए कितना होगा मूवेबल पुली का? एमए कितना होता है मूवेबल पुली का? 2। वेलोसिटी रेशियो कितनी होती है पुली की? 2। एफिशिएंसी कितनी होती है पुली की? 100%। ये कौन सी कंडीशन होता है बच्चे? आइडियल कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है? आइडियल कंडीशन। चलो एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं यहां से उठा रहा हूं। एफर्ट अपने को कितना गिवन है? x। एमए की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे अपने को? y। और एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को? z। ठीक है, आफ्टर लुब्रिकेटिंग द पुली, लुब्रिकेशन से क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? कम। फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो एफर्ट क्या लगेगा? कम। एमए क्या हो जाएगा? ज्यादा। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा। समझ आ गई? मतलब जो नया एफर्ट है वो पुराने वाले एफर्ट से क्या है? कम। नया एमए जो है वो पुराने एमए से क्या है? ज्यादा। और नई एफिशिएंसी पुरानी एफिशिएंसी से क्या है? ज्यादा। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है अपने पास? सी ऑप्शन अपने पास क्या आ गया? सही। वेलोसिटी रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन डिजाइन ऑफ द मशीन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एमए बढ़ रहा है या कम है। ओके, अगला बच्चे अपने पास, फॉर अ ग्लास ब्लॉक द आई वर्सेस आर ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चे, आई वर्सेस आई नहीं होता है, कौन सा होता है? साइन आई और साइन आर। ये क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। क्यों होता है स्ट्रेट लाइन? अगर आप यहाँ पे साइन आई ले रहे हो, यहाँ पे साइन क्या ले रहे हो? आर, तो इसकी स्लोप क्या लेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होगा साइन आई अपॉन साइन आर? क्या होगा? म्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। चलो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन इट फॉलोज स्नेल्स लॉ। ये सही है, असर्शन क्या है बच्चे? गलत है, तो आपका ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन। ओके, उसके बाद हाँ जी, डैश ऑफ यूवी इज मोर देन माइक्रो। यूवी रेज आती है, उसके बाद क्या आती है? यूवी के बाद विजिबल, विजिबल के बाद इंफ्रा, फिर माइक्रो। इधर जाते हो, वेवलेंथ क्या करती है? इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या करती है? डिक्रीज। पता है ना कि तुम्हें? ठीक है, स्पीड वैक्यूम में क्या रहती है? सेम। लेकिन किसी भी मीडियम में इनकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखते हैं द क्वांटिटी सुटेबल फॉर फिलिंग इन बोथ। अच्छा, यूवी का क्या ज्यादा है? यूवी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? यूवी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ऑप्शन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? माइक्रोवेव। ये कॉम्पिटेंसी होगी है ना ऋषिका? क्या वो उसने वाली करा दी। हाँ जी, क्लियर है? समझ आ गई? आगे बढ़े। नेक्स्ट कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। ध्यान से सुनो। डिस्प्लेसमेंट तुम्हें क्या देगा? एम्पलीट्यूड। डिस्टेंस तुम्हें क्या देगा? वेवलेंथ। क्या देगा? क्या देगा? वेवलेंथ। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या हो गए बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो चेक करते हैं, ध्यान से सुनो। Sumit, the teenager, enjoys playing music loudly. However, his grandmother lowers the volume of music player. Analyze the wave to identify the characteristics of wave that has been altered. ध्यान से सुनो, इधर देखो। ग्रैंडमदर वॉल्यूम कम करने के लिए कह रही है, तो वो क्या कम करेगा? साउंड की लाउडनेस। लाउडनेस के लिए इसमें क्या कम होगा? साउंड का
एम्पलीट्यूड। क्या होता है लाउडनेस? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। कई बार एम्पलीट्यूड गिवन होता है, लाउडनेस निकालनी होती है तो वो अंडर रूट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा? QR, द लेंथ QR बिकम्स लेस, ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 ग्राम क्वांटिटी ऑफ मास है आपके पास 10 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय हीट सप्लाइड Q गिवन है आपको बच्चे, मतलब मास कहीं ना कहीं से मल्टीप्लाई होके हीट के बराबर हो जाएगा, ओके। राइजिंग टेम्परेचर आपको गिवन है बच्चे 10 डिग्री, C की वैल्यू निकालनी है, समझ आ गई बच्चे? अच्छा ये बताओ मुझे क्या है ग्राम में, ये दोनों आंसर किसमें है? ग्राम में, तो अपने को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चे? mc डेल्टा T इक्वल्स टू म्यू, 0 से 0 कैंसिल, C आ गया 1.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और केल्विन एक ही बात है, तो स्टेटमेंट बी सही है। अब ये पागल है, ऐसा क्वेश्चन डाल दिया, इसने क्या गड़बड़ की? यहाँ केल्विन लिख दिया, हम पागल हो जाएंगे, हमारा डिग्री सेल्सियस है वो केल्विन स्टेटमेंट गलत है, नहीं है, समझ आ गई? चेंज इन टेम्परेचर डिग्री हो चाहे केल्विन हो, क्या होता है? सेम। आगे बढ़ते हैं बच्चे, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताओ, m इंटू स्मॉल c कर लो, चाहे 10 इंटू 1.2 कर लो, चाहे q अपॉन t कर लो, जो मर्जी कर लो, आंसर क्या आ जाना है? 12 आ जाना है। पर ग्राम होता है? नहीं, क्या होता है इसका यूनिट? जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो पहली स्टेटमेंट अपनी क्या होगी बच्चे? गलत। अब ये क्वेश्चन क्या पूछना था, पुराने पेपर्स में क्या आता था कि आप लेटेंट हीट का यूनिट बता दो, हीट कैपेसिटी का यूनिट बता दो, बताना तो अपनी यूनिट ही है, यूनिट ही बताना है। इसने सिर्फ यूनिट को क्या कर दिया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके लिख दिया। तो स्टेटमेंट ए इज, हाँ जी, ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, क्योंकि ये किसका यूनिट है? जूल पर ग्राम किसका यूनिट है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इसका यूनिट है बोलो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट का यूनिट। हाँ जी, करो बेटा इसको। गिवन रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम इज दिस रिस्पेक्टिवली, व्हिच इज द स्टेटमेंट करेक्ट? 5 मीटर प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम की ये 5 मीटर, मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5 से। will be same as the resistance of 1 meter of gold wire into 1, मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चे, आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो 10 to the power 8 इक्वल टू, दोनों का सेम है ना, रेशियो करनी है अपन, यस और नो? 2.1 into 1 10.5 into 5, प्लैटिनम का रेजिस्टेंस की होगा बच्चे ज्यादा, तो सेम था नहीं। दूसरी स्टेटमेंट है गोल्ड वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस विल हैव द सेम रेजिस्टेंस एज द प्लैटिनम वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस, 5 सेंटीमीटर रेडियस। अब अपने को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को? चेक करना पड़ेगा। तो चेक कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। जो ये 2.1 into 10 raised to power -8 है, ये कितनी एरिया की है? 1 मीटर स्क्वायर। कितनी एरिया की है? 1 मीटर स्क्वायर की। सही है गलत? हाँ जी, लेंथ कितनी होती है रेजिस्टिविटी में? 1 मीटर, एरिया कितना होता है? 1 मीटर। ऐसे ही जो 10.5 into 10 raised to power -8 है, ये भी किसका है बच्चे? 1 मीटर स्क्वायर का। किसका है? 1 मीटर स्क्वायर। ये समझ आ गई मेरी बात? ये आपकी गोल्ड की वायर है, ये आपकी किसकी वायर है? प्लैटिनम। क्लियर? इनका एक बार रेशियो निकाल लिया आपको, क्या बनेगा? गोल्ड टू प्लैटिनम रेशियो क्या बनेगा? 1:5। सही है गलत? सही है। 2.1 into 5 10.5 होता है, 10 raised to power ये कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी का रेशियो आ गया 1:5। अब स्टेटमेंट 1, गोल्ड वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस will have the same resistance as platinum wire of 5 centimeter radius, ठीक है। गोल्ड वायर की अगर रेडियस आप 1 सेंटीमीटर लेते हैं, उसकी जो भी आपके पास रेजिस्टेंस आता है, प्लैटिनम वायर 5 सेंटीमीटर की लेंगे तो दोनों का रेजिस्टेंस क्या आएगा? सेम। इसको हम कैसे करेंगे बताओ? क्या करेंगे? दिमाग लगाओ।
कोई फॉर्मूला पता है? रेजिस्टेंस रेडियस के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस या एरिया के। तो अगर रेजिस्टेंस है तो क्या करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर, और इधर भी रेजिस्टेंस है तो क्या करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, निकालो रेजिस्टेंस। 1 बाय पाई कितना सेंटीमीटर है? 1, तो 1 का स्क्वायर रेशियो बताना चाहिए इसका। 1 बाय पाई, आर की जगह क्या ले लूं? 5 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों? बोलो 1, ये पाई से पाई कैंसिल है, 25 रेशियो 1, 25 रेशियो 1। ठीक है, तो बात बन रही है। अपना क्या है? 1 रेशियो 5, उधर रेशियो के पास कुछ और आ रहा है 25 रेशियो 1, तो आप क्या कहेंगे? सही नहीं। कितना रेजिस्टेंस आना चाहिए अपने पास? इधर आंसर क्या आना चाहिए था अपने पास? 5 रेशियो 1 क्या आना चाहिए था? 5 रेशियो। ध्यान से सुनो, 1 रेशियो 5 रेजिस्टिविटी है, अपना आंसर आ जाता बच्चे 5 रेशियो 1 एनु 5 गुना आप बताता, चाहे एनु 5 गुना कट करता, दोनों रेशियो को कंबाइन करोगे तो ये आएगा इक्वल आ जाएगा। मेन इसका मकसद था बच्चे कि 5 गुना नहीं, रेडियस है तो वो 5 का कितने टाइम्स होगा? स्क्वायर। कितने टाइम्स होगा? स्क्वायर। ठीक है, जैसे दोबारा सुन लो, रेजिस्टिविटी में, दोनों रेजिस्टिविटी में कितने टाइम्स का डिफरेंस है? 5 टाइम्स। इज इट क्लियर? दोनों के एरिया में कितने टाइम्स का डिफरेंस है बताओ? 25 टाइम्स। कितने का डिफरेंस है? 25 टाइम्स का। तो स्टेटमेंट ये भी गलत है, स्टेटमेंट ये भी। क्लियर हो गई? दोबारा सुन लो बच्चे, इवन जो वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुन लो। अगर आपके पास रेजिस्टिविटी में 1 रेशियो 5 है, तो एरिया आपके पास क्या होना चाहिए? 5 रेशियो 1। क्या होना चाहिए? एरिया 5 रेशियो 1। अगर आप क्या निकाल रहे हो? उनका रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, और रेजिस्टेंस आप क्या बोल रहे हो उससे? प्लैटिनम का रेजिस्टेंस हाई है, तो वायर की क्या लेनी पड़ेगी? मोटी वायर। इसका गोल्ड का रेजिस्टेंस क्या है? कम है, तो वायर क्या लेनी पड़ेगी? पतली। यहां तक तो बात सही है, लेकिन अगर रेडियस की बात करोगे तो रेडियस का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। अगर यहां पे ये लिखा था एरिया, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होती बच्चे? अब ये स्टेटमेंट सही होती? अब सही होती स्टेटमेंट। हाँ जी, अब ये स्टेटमेंट क्या होती? सही। अब इसका एरिया 5 गुना ज्यादा कर दिया, तो प्लैटिनम का रेजिस्टेंस 5 गुना क्या हो जाएगा? कम। इसका 5 गुना कम करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? 2.1। लेकिन एरिया की बात करते हो तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे? 25 से। 25 से डिवाइड करोगे तो फिर आंसर 2.1 नहीं। ठीक है, क्लियर बेटा? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करेंगे। अब यहां फंस जाते हैं, आपका रेडियस को क्या कंसीडर कर लेते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस नहीं, रेडियस का स्क्वायर। अच्छी बात है, आपसे कोई वैल्यू नहीं पूछी इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपसे सिर्फ क्या पूछा है? आपसे हाँ जी, क्या पूछा आपसे? स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, Switch will serve a purpose of making or breaking a circuit when it is connected to neutral wire. Yes, on off तो करेंगे, safe नहीं है ना? Neutral wire is at 0 potential, ये भी सही है बच्चे, है ना? तो switch will serve the purpose of making and breaking a circuit when it is connected to neutral wire. तो assertion तो सही है, neutral is at 0 potential, ये भी सही है, but ये कोई सही रीजन नहीं है ना? दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, यहाँ अगर आता switch will serve the purpose of safety because it is connected to which wire? Live wire। और यहाँ आ जाता कि live wire is at high potential, तो assertion भी सही, reason भी सही, and it would have been a correct explanation। ठीक है, ओके। हाँ जी बच्चे, बताओ एक ही तरफ की, अब एक बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। The rods will attract each other, एक दूसरे को क्या कर रही है? अट्रैक्ट। तो ये नॉर्थ है, ये क्या है? साउथ। एक बार ऐसे करके बताओ, ये अगर नॉर्थ बनानी है तो यहां करंट क्या जाना चाहिए? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? यहां एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो पीछे वाली वायर में करंट किधर जाना चाहिए? ऊपर। यहां क्या आना चाहिए? नीचे। ये क्या होना चाहिए बोलो?
नेगेटिव, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव। समझ आ गया बच्चा? यहाँ साउथ, साउथ मतलब इधर क्या आएगा नॉर्थ, है ना, दोनों की हो गए बच्चे सेम, ता इथे भी करंट उत्ते नु, इथे करंट थल्ले नु, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव। बात समझ आई है नहीं है? कुछ करनी है आगे सुखम क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत है तो अभी बता दो सर, ठीक है। अब पहले तो मैं ये ऑप्शन ढूंढूंगा कि कहीं है ए एंड सी आर नेगेटिव, नहीं है, ए एंड सी आर पॉजिटिव दिया हुआ है, बी और सी आर कनेक्टेड नहीं, ए और डी कनेक्टेड टू पॉजिटिव। अच्छा, अब यहां दिमाग लगाएंगे, ए और सी की पोटेंशियल क्या होगी, टर्मिनल्स क्या होंगे सेम, और बी और डी के टर्मिनल्स क्या होंगे सेम। अब हमें ये भी पता है अगर ये नॉर्थ की जगह साउथ होता तो ये नेगेटिव होता, ये क्या होता पॉजिटिव, अगर ये नॉर्थ होता तो ये क्या होता पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो कॉम्बिनेशन देख लो, ए एंड सी आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ये सही है, बी सी का ग्रुप नहीं है, ए डी का ग्रुप नहीं है, ए डी का ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन क्या था, मेन क्वेश्चन सिर्फ ये था भाई इनमें तुम्हें सिर्फ बताना था कि दो टर्मिनल्स एक जैसे कौन से, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, एक में ज्यादा आ जाए रिंग्स तो उसकी क्या रहेगी पावर बच्चे ज्यादा, दूसरे में कम आ जाए तो पावर क्या रहेगी, ये तो हो जाएगा, प्लस करना है बच्चे, ठीक है। ऊपर वाले अलग प्लस कर दो, नीचे वाले अलग कर दो, दो आंसर मैच कर दो। ओके, जल्दी से बताओ बच्चे, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम फ्रीक्वेंसी लीस्ट किसकी है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी पी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाँ जी क्यों, मतलब वही तो पूछ रहा हूं, क्यों मतलब हाँ जी, P की फ्रीक्वेंसी कम, Q की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, क्यों, क्योंकि P की लेंथ क्या है ज्यादा, इसकी लेंथ क्या है कम। इसकी लेंथ नहीं देखेंगे, किसकी लेंथ देखेंगे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। सेम इधर हाँ जी, Q के साथ किसका मैच होगा बच्चे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो Q के साथ कौन मैच होगा, L Q के साथ मैच होगा, और P के साथ कौन मैच होगा बच्चे, N, हो गया। अब R के साथ कौन मैच होगा, ऑब्वियसली कौन मैच हो जाएगा, N, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। ओके, कोई ऑप्शन देख लेना, जो भी ऑप्शन है वो। ये क्या मतलब है इसका, क्या बात लिख दी बीच में, रेजोनेंस, इसीलिए अपन इनको क्या कर दिया, मैच कर दिया। 3 टाइम्स के बाद रेजोनेंस दोबारा क्या करता है बच्चे, सुनाई देता है। 3 मेटल है बच्चे सप्लाइड विद सेम हीट, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, तीनों क्या हो गए सेम, देयर मास आर इन रेशियो 2 3 4, राइजिंग टेम्परेचर इज सेम x x x, देयर रेशियो ऑफ देयर थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी का मतलब, थर्मल कैपेसिटी का मतलब हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला Q अपॉन डेल्टा T, एक और फॉर्मूला बताओ, m इनटू स्मॉल c, चाहे तो सबके लिए पहले c निकाल के और रेशियो में रख दो, समझ आ गई, ठीक है। ये तीनों के x है, इनको मैं y ले लेता हूं, y y और y, समझ आ गया बच्चों। स्मॉल c की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन 2x, रेशियो y अपॉन, बोलो बच्चे 3x, इधर आ जाएगा बेटा y अपॉन 4x, आ जाएगा। अब कैपिटल C के लिए सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मास से, m से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, y सालों में x सालों में कैंसिल हो जाएगा। बात समझ आई है नहीं है इसमें। स्मॉल c आ गई, कैपिटल C का फॉर्मूला क्या होता है, m इनटू स्मॉल c, पहले के लिए m इनटू स्मॉल c, 2 से 2 कैंसिल, 3 इनटू दिस 4 इनटू दिस, सारे कैंसिल आपस में कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1:1:1। इससे भी शॉर्ट का तरीका था ये, सबकी Q क्या है सेम, सबका चेंज इन टेंपरेचर क्या है सेम, तो क्या आएगा 1:1, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है, यस या नो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है, नो, हीट कैपेसिटी यस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट मास पे डिपेंड करती है, नो। स्पेसिफिक वर्ड आ जाए वो मास पे नहीं, वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस है तो डिपेंड करता है टेंपरेचर पे,
और यहां सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे मटेरियल। बोलो बच्चे, पहले लेंथ के हिसाब से बताओ किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, लेंथ के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। ठीक है, ओके। दूसरा मुझे बताओ, जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इन दोनों का एरिया क्या है बच्चे, कम, तो ऑब्वियसली इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा। अगर A का पूछे तो किसका बताओगे, B का, और सबसे कम रेजिस्टेंस पूछे तो किसका बताओगे, A का, क्योंकि लेंथ छोटी है, एरिया क्या है, ज्यादा। इसने पूछ लिया सीक्वेंस, तो बच्चे अब क्या लगाना पड़ेगा अपने को, क्या लगाना पड़ेगा अपने को, फॉर्मूला। पहले का फॉर्मूला बोलो, रो, हाँ जी, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, हिल रहा नहीं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, रो L बाय A पाई 2D, 2D मतलब डायमीटर, रेडियस कितनी होगी, D, पाई D स्क्वायर। ठीक है, दूसरे का बताओ, रो 3L पाई D बाय 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अगला बच्चे, रो 2L अपॉन पाई D स्क्वायर, और उससे अगला बच्चे रो L अपॉन D बाई 2 होल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, आप सिर्फ नंबर रख लेते हैं, बाकी सारी चीजों को क्या कर देते हैं बच्चे, उड़ा देते हैं। ये सब कुछ उड़ा दिया, नंबर आ गया अपने पास 1। इस सब को खत्म कर दो, नंबर आ गया अपने पास 12। इस सब को खत्म कर दो, नंबर आ गया अपने पास 2। और इन सब को, क्योंकि ये सब आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, नंबर क्या आ गया 4। इनकी वैल्यूज मैं यहां पे रख देता हूं। इसकी वैल्यू है बच्चे 1, इसकी वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू है मेरे पास 2, और इसकी वैल्यू है 4। जो सीक्वेंस पूछा है वो लिख दो। तुमसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेजिस्टेंस, तो इट विल बी फर्स्ट A, देन C, देन B एंड देन D। ठीक है, क्लियर है बच्चे? थोड़ा सा बच्चे अगर कहते हैं ना दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बच्चे, इको में आप जाने और आने की बात करते हैं, जब ऐसे ये गोल कोई चीज आ जाती है ना, जैसे मंदिर वगैरह में गोल ऐसे गुंबद होते हैं, तो उसमें बच्चे फिर आप इको में ये x + y डिस्टेंस लेते हो। क्या ले लेते हो, x + y। तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड वेव्स x + y शुड बी लेस देन 33 मीटर, नहीं बच्चे, इट शुड बी मोर देन 33। ठीक है, साउंड को टकरा के वापस आने के लिए जो डिस्टेंस चाहिए वो एटलीस्ट कितना चाहिए बच्चे, 33 मीटर चाहिए। क्योंकि अगर 33 मीटर नहीं होगा तो टाइम अपने कानों पे 0.1 सेकंड के आ जाएगा, पहले है ना, 0.1 सेकंड पे आ जाएगा, और 0.1 सेकंड से पहले कुछ भी आएगा तो आपको सुनाई नहीं देगा। अच्छा, हवा में तो आपको 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देना चाहिए, पानी में इससे पहले इको हो जाती है, इसके बाद होती है, या तुम्हारा लेवल सेम ही रहता है? तुम क्या हो, ढीठ, है ना? कभी किसी की बात मानी है तुम लोगों ने? पेरेंट्स तुम्हारे आगे, टीचर्स तुम्हारे आगे गए ना, रो रो के थक गए, तुम लोग पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ढीठ हो ना तुम लोग। ठीक है, हम चेंज नहीं होंगे। आप पानी में गिरे, चाहे आप हवा में रहे, चाहे आप सॉलिड में रहे, हमारी इको का टाइम क्या रहेगा, 0.1 सेकेंड। अगर पानी में साउंड की स्पीड ज्यादा है तो वो 33 मीटर से ना आए, हमारे पास कहीं दूर टकरा के आए, तभी को सुनाएंगे। ठीक है, सॉलिड में उससे भी दूर जाके आए तब इको सुनाई देगी। गैस में स्पीड कम है तो डिस्टेंस स्पीड के हिसाब से अपने आप चेंज हो रहा है। हम अपने कानों की कैपेसिटी को इंप्रूव या डिक्रीज नहीं करते। समझ आ गई? तो इको का टाइम हमेशा 0.1 सेकंड रहना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। साउंड रिफ्लेक्टेड विद इन 0.1 सेकंड इज नॉट हर्ड, बिल्कुल सही है। विद इन नहीं होना चाहिए, आफ्टर होना चाहिए। ठीक है, और x + y की वैल्यू 33 मीटर से क्या आनी चाहिए, ज्यादा, यहां क्या है, कम। तो स्टेट असर्शन और रीजन दोनों आपके क्या हैं, फॉल्स। अरे द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय साउंड वेव्स x + y शुड बी लेस देन 33 मीटर्स। नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं है। क्या है, ओ सॉरी यार, क्या बोल रहा है, ये मैंने गलत पढ़ लिया। साउंड रिफ्लेक्टेड विद इन 0.1 सेकंड इज नॉट हर्ड, सही है बच्चे ये स्टेटमेंट।
नॉट हर्ड लिखा है, ठीक है। अगर आफ्टर होता तो वो हर्ड आता, नॉट आ गया ना, इसलिए ये गलत हो गया, सॉरी बच्चे मेरी गलती, ठीक है। असर्शन क्या है अपना गलत है और रीजन अपना क्या है ट्रू। नहीं x प्लस वाई, इसमें जो ये बोल आ जाता है ना उसमें साउंड क्या है ऐसे आता है एक तरह से, तो आपका ये और ये एवरेज डिस्टेंस है, रिवर्बरेशंस वाला क्वेश्चन। ओके, उसके बाद बताओ भाई, a magnetic compass present on a small table very close to a wall in a room, a man enters the room and switches on the air conditioner fitted in the ceiling. He observed needle in the compass shows deflection. AC चलाने पे कंपास नीडल हिल गई, क्यों? ठंड लगी, AC की तरफ अट्रैक्ट हुई, क्या? देखते हैं। The air blowing in the room, हवा का मैग्नेटिक कंपास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो क्लोज होती है। Current starts flowing through AC wire concealed in the adjacent wall. ये तो हुआ है। वाइब्रेशन मतलब ही नहीं है, वाइब्रेशन मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर आपका टेबल यहाँ है, यहाँ से कोई वायर पास कर रही है जिस पे आपने मैग्नेटिक कंपास रखा है, उस वायर की वजह से इसमें क्या होगी, उस वायर के अराउंड क्या होगा अपना एक मैग्नेटिक फील्ड। किस रूल से पता चलता है? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। तो जिधर वो पॉइंट करेगा वो आपकी क्या कराएगी, डिफ्लेक्शन कराएगी। क्या कराएगी बच्चे? डिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद दो सब्सटेंस है बच्चे आपके पास, ए बी हैव द सेम मास, ए हैज, ये हो जाएगा बच्चे, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बच्चे, हायर, उसका डेल्टा टी क्या होता है, कम, क्योंकि वो जल्दी गर्म नहीं होगी। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगी वो क्या हो जाएगा बच्चे, जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गुस्से हो जाता है, उल्टा सीधा बोलने लगता है। ओके, स्टूडेंट ट्रेसेस अ पाथ ऑफ रे, है ना इसको, स्टूडेंट ट्रेसेस अ पाथ ऑफ रे लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, ये एनालाइजिंग दीज। ऑन एंटरिंग प्रिज्म द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स स्पेस। सोचो लाइट गई प्रिज्म में, क्या बेस की तरफ बेंड करेगी लाइट, ठीक है। लाइट रे सफर्स रिफ्रैक्शन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड एट अ पॉइंट ऑफ इमर्जेंस व्हाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म, ठीक है। दो बार रिफ्रैक्शन होती है, एक बार एंटर करते हुए, एक बार बाहर निकलते हुए। An emergent ray bends at a certain angle to the direction of incident ray, ये भी सही है बच्चे, क्या गलत है इसमें, है ना। अगर सरफेस इंक्लाइंड है तो इंसिडेंट और इमर्जेंट भी क्या रहेगी, इंक्लाइंड। अगर सरफेस पैरेलल है तो इमर्जेंट और इंसिडेंट क्या रहेगी, पैरेलल। आगे, while emerging from the prism at the second surface the angle of refraction is less than angle of incidence। ध्यान दो इधर, इंसिडेंट रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रिफ्रैक्शन, यही होगा, यस और नो। इस रिफ्रैक्शन को अपना एक और नाम दे देते हैं क्या, इमर्जेंस। ये कौन सा मीडियम है, रेयरर, ये डेंसर, ये डेंसर, ये रेयर। समझ आ गई? आई बड़ा, आर छोटा, आई छोटा, आर बड़ा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेकंड सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा, नहीं क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि सेकंड सरफेस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस मीडियम में आ जाएगा, रेयर मीडियम। इसमें आ जाएगा रेयर। डेंसर के सारे एंगल छोटे, रेयर के सारे एंगल बड़े, तो पहला दूसरा तीसरा सही है और बाकी क्या है। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पता है तुम्हें, ये सब किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा बच्चे, यहाँ है तो क्या होगा इधर, यहाँ है तो क्या होगा इधर, यहाँ है तो क्या होगा इधर, यहाँ है तो क्या होगा इधर। सही बना रहा हूं, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना ऐसा, है ना। यहाँ होगा बच्चे तो क्या होगा इधर होगा। कौन सा ऑप्शन सही लगता है, सॉरी कौन सा ऑप्शन सही लगता है बताइए। इसको उठाने पे इधर कब जाएगी, सी ऑप्शन। इधर है तो इधर आएगी, यहाँ है तो थोड़ी सी इधर जाएगी, यहाँ है तो नीचे की तरफ आएगी, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। एक्सेलरेशन क्या होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन बार बार क्या होती है, चेंज। वेलोसिटी वेरिएबल, एक्सेलरेशन वेरिएबल, गलत नहीं करना है। समटाइम्स द स्काई अपीयर्स रेडिश ड्यू टू, बोलो स्कैटरिंग, ड्यू टू स्कैटरिंग होती है रेडिश शाम को स्काई, कल ही थी, इधर चांद भी था और इधर क्या था, सूरज भी था, है ना। रेड बीम लॉन्गर वेवलेंथ सही है, स्कैटर मोर गलत है बच्चे, असर्शन ट्रू है, रीजन क्या है, फॉल्स है।
दुआ करो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन ये आए कि assertion सही, रीजन फॉल्स, assertion फॉल्स, रीजन सही, वो ना आए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, when displacement is 0, work done is 0, सही है। so if the work done is 0 then necessary means displacement is 0, मतलब ही नहीं है ना। हर बार वर्क डन 0 का मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। हो सकता है दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90। कितना एंगल हो, 90। ओके, work done is calculated by f cos theta, this is right, this is wrong। next बेटा ध्यान से, frequency of spread string directly proportional to length नहीं, inversely proportional to length ठीक है, directly proportional to tension हमें पता है directly proportional to under root of tension, पर चेक कर लेते हैं। directly proportional to square root मतलब ही नहीं है। inversely proportional to length सही है, but directly proportional to the square root of tension तो अपने को ये गलत है और ये ऑप्शन है सही। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे आप अंडर द रूट कहते हो, वही क्या होता है आपका स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट, a ray of light bends obliquely from an optical medium of refractive index 1.3, कौन सा मीडियम है 1.3 और एक है 1.5, ये कौन सा है? 50 बच्चे बैठे हैं यार, तुम्हारी आवाज नहीं आती है, बोलो दोस्तों कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। रेयर से डेंसर में जाओगे तो लाइट क्या करेगी? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। बोलो आई बड़ा या आर बड़ा? आई बड़ा, क्योंकि आई किस मीडियम में? रेयर में। डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? आई माइनस आर, आर माइनस आर। आई माइनस आर किस कलर के लिए डेल्टा मिनिमम होगा? किसके लिए ज्यादा? वाइट। You want to register your name for examination for registration purpose, photographer told sit, जो भी है। चलो, this is क्या किया, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। When you went to studio, the photographer told you to sit on a chair in front of a white screen in a room. देखते हैं। This is purposely done so that you as an object should stand beyond the center of curvature of camera lens, but surely not at infinite distance. कैमरा हमारी आंखें कौन सी इमेज बनाती है? रियल वर्चुअल, रियल वर्चुअल, रियल है ना। हमारी आंखें जो होती है वो कौन सी इमेज बनाती है? रियल। इन्वर्टेड इरैक्ट, रियल है तो 100% इन्वर्टेड। इमेज बड़ी बनती है छोटी बनती है ना। कई लोगों की जीभ बच्चे इतनी लंबी है ना, लेकिन ऐसे देखेंगे तो ये गर्मी पर क्या दिखाई देगी बच्चे? बिल्कुल इतनी। मतलब हमारी आंखें क्या बनाती है? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट कहां रखें? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखें? रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड के लिए ऑब्जेक्ट कहां रखें? बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f, 2f मतलब c। समझ आ गया? तो चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है so that object should stand beyond center of curvature but surely not at infinity, क्योंकि infinity पे चला गया तो इमेज क्या बन जाएगी? पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the characteristics of image form that it can be taken on the screen and it will also diminish in size। तो पता है क्या, इससे ये अपने को पता चल जाता है भैया जो ये बोल रहा है तो ये किसका क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? लेंस, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज, दोनों सही है और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बेटा पता है क्या, अगर रीजन सही होगा और इससे रिलेटेड होगी ना स्टेटमेंट, तो समझ लो उसकी करेक्ट रीजन होगा ही होगा। जब ही अलग ही हो जाए ना स्टेटमेंट, फिर दो स्टेटमेंट है सही है, बिल्कुल कोई आपस में लेना देना नहीं है, तब अलग होता है। नहीं तो ज्यादातर केसेस में क्या आ जाता है? ये सेम आ जाता है। ओके, बताइए बच्चे। Rivers which originate from glaciers at high altitudes have to supply water throughout. This is because ice का क्या रीजन है? High specific latent heat of fusion. Next question. 3 सीरीज में लगा दिए, R1, R2, R3 लगा लें। ठीक है, इस पे करंट जा रहा है I1, इसमें I2, इसमें I3। बड़ा सीधा I1 I2 I3 से बड़ा कौन है?
सेम है, क्यों सेम है? सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम, क्योंकि जेड़ा करंट इतो पास हो गई इतो हो गई, आंसर क्या है? ठीक है। जे पैरेलल होगा फिर जेड़ा रेजिस्टेंस घट ओदा करंट ज्यादा, जेड़ा रेजिस्टेंस ज्यादा ओदा करंट घट। ठीक है, बैठे हुए इतो वाली 5 बजे एडिशन हाँ जी। पी क्यू आर फ्रीक्वेंसी की रेशियो बताओ, इसकी कितनी है फ्रीक्वेंसी? 3, इसकी 2, इसकी 1, 3:2:1। किसकी रेशियो है ये? फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? इनवर्स रेसिप्रोकल 1/3:1/2:1/1। तो क्या आंसर आएगा? 6 2:3:6 2:3:6। ठीक है। During the change of state of a substance from solid to liquid, हाँ जी, solid से गया liquid, kinetic energy क्या रहेगी? Same, potential energy क्या करेगी? Solid से liquid increase. Heat is absorbed, temperature does not rise, ठीक है। Only Ke of molecule increases, नहीं, potential increases, kinetic सही, both नहीं, ठीक है। ओके, क्या हो रहा है? एक कोई साइड तो लगाए। ओके। When current is passed through a wire, magnetic field is generated around the wire. सही गलत? सही, ठीक है। आगे, whenever there is a change of magnetic flux linked with the coil, induced current is generated in the coil. दोनों स्टेटमेंट सही है बच्चे ना? दोनों विद्युत कंट्रीब्यूशन है आपने 2 मिनट। हाँ जी, दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बताओ? पढ़ लो यार। Current is passed through a wire, magnetic field is generated in a wire. सही है? If magnetic field is changing, magnetic flux is changing, current is induced. ये भी सही है। क्या दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? एक करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना रहा है? करंट। ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही, बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा। ओके, अल्फा पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो ये तो गलत हो गया, पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया ये बस। ठीक है, अल्फा पे कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव। प्रोटॉन से अल्फा क्या होता है? डबल। प्रोटॉन से अल्फा क्या होता है? डबल। तो प्रोटॉन का जितना चार्ज है उससे अल्फा का चार्ज क्या हो गया? डबल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये, इसको आप क्या लिखा जा सकता है? बीटा भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? बीटा। अनु और एमी दोनों ने प्लास्टिक बॉल्स कोन्स रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग देयर आउटिंग इन साइंस फेयर आफ्टर कंज्यूमिंग देयर आइसक्रीम्स अनु स्टेटेड दैट रिगार्डलेस वेदर दे वर फिल्ड आइस। अब देखो ध्यान से, आइसक्रीम इन प्लास्टिक बॉल्स एंड कोन्स। ठीक है, प्लास्टिक बॉल है आइसक्रीम की और एक प्लास्टिक का क्या है बच्चे अपने पास? क्या है? कोन है। ठीक, पहले ये क्या हुआ है बच्चे? भरा हुआ है। क्या है ये? भरा हुआ। अब आपने क्या किया? आफ्टर कंज्यूमिंग द आइसक्रीम अनु स्टेटेड रिगार्डलेस वेदर दे वर फिल्ड विद आइसक्रीम और एम्प्टी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अनु को अपने काम से मतलब नहीं है। अगर अनु सिर्फ बॉल की बात करती ना तो अनु सही थी। बॉल चाहे भरी हुई है चाहे खाली है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगा बच्चे? सेम सेंटर में। लेकिन कोन भरा हुआ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4, सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/3। इसका मतलब बच्चे आप जो ये अनु बोल रही है वो बात सही नहीं है, बिकॉज बॉल देयर विल बी नो चेंज, बट इन केस ऑफ कोन, hollow cone center of gravity will be h/3, solid cone center of gravity will be h/4। ठीक है, डाउट है? चलो फिर आप बैठे हो इसमें कर लो, पाएंगे इसमें कर लो। ओके, हाँ जी, आपकी भी उसमें 3 क्वेश्चन करते हैं, वीडियो सही बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? The picture below shows a boy climbing up a rope ladder hanging from the branch of a tree। इसका बच्चे अपन एक सीधा एग्जांपल लिया था।
भाई जब भी आप रस्सी क्लाइंब करनी है हमने ऐसे फोर्स लगानी है नीचे की तरफ। क्यों लगानी है? क्योंकि जब आप रस्सी क्लाइंब कर रहे हो, अगर आप फोर्स लगा रहे हो किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, ये आपका क्या है बच्चे, पाइवट पॉइंट। तो पाइवट पॉइंट और फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, 0। तो रस्सी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। लेकिन इसी रस्सी को अगर आप चढ़ते हुए अपने पैरों से पुश कर रहे हो तो आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहे हो बच्चे, इस डायरेक्शन में। पाइवट पॉइंट यहां है, देखो फर्क पड़ गया। पाइवट पॉइंट यहां है, अगर फोर्स ऊपर या नीचे लगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, 0। जैसे ही फोर्स ऐसे हो गई, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, ये बात। इसका मतलब अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया तो अब फोर्स की वजह से रस्सी क्या करेगी बच्चे, ऐसे टर्न कर जाएगी। क्या कर जाएगी, टर्न। तो हम क्या बोलेंगे, which force caused the ladder to turn, the force applied by the boy which is due to his weight, it is due to his weight, it causes the turning effect. How does keeping the body parallel to the ladder make climb easier? Because the distance between force and pivot point becomes 0, perpendicular distance is 0, there will be no turning effect. Okay, 40 तक करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत कुछ बकवास लिखी हुई है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रीजनरेटर ब्रेकिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्नेसिंग एनर्जी लॉस्ट ब्रेकिंग में इंस्टेंट यूजिंग इट टू रीचार्ज कार बैटरी। ठीक है, मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी बैटरी क्या होगी बच्चे, चार्ज होगी। यही है, ओके। अनलाइक ट्रेडिशनल सिस्टम जहां ब्रेकिंग सिर्फ एनर्जी क्या करता है, लूज करता है, ये एनर्जी को रिसाइकिल करता है, अच्छी बात है। व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन नॉर्मल ब्रेकिंग? नॉर्मल ब्रेकिंग में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी या कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। फ्रिक्शन लगती है तो एनर्जी किसमें लॉस हो जाती है, हीट एनर्जी में। हाउ डज रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम डिफर फ्रॉम नॉर्मल? लिखा हुआ है है ना, क्या है लिखा हुआ है, सिर्फ क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट चेंजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन द बैटरीज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। व्हिच केमिकल? नॉर्मल में था काइनेटिक टू हीट, यहां है चेंज इन मैकेनिकल विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल विल बी इक्वल टू व्हिच एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे बच्चे, बड़े आराम से क्वेश्चन। अच्छा, ये सेम वही है, जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी लेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये तो अपने को पता है। क्वेश्चन क्या है, which of the bottle is likely to produce a musical note with highest pitch? कौन? B, because frequency is inversely proportional to length of air hole, length of air hole। ठीक है। When Sham the band leader struck both the bass drum, याद रखना जब बेस ड्रम की बात होती है तो आप एक तरह से किसकी बात करते हो बच्चे, लाउडनेस। ट्रेबल का मतलब पिच की। आगे, the kettle drum with the equal force, the bass drum emitted sound 120 decibel, पक्का हो गया क्या है, loudness, whereas the kettle drum produced a sound of 90 decibel। explain this discrepancy। बताओ बच्चे, नहीं आता, भूल गए 100 चीजें, kettle drum क्या है, bass drum नहीं, कुछ तो पता है। इसकी लाउडनेस ज्यादा है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा। इसकी लाउडनेस कम है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम। लाउडनेस और किसी फैक्टर पे डिपेंड करती है, किस पे, एक तो एम्पलीट्यूड हो गया और किस पे, फोर्स सेम लग रही है, सरफेस एरिया पे, जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतनी लाउडनेस ज्यादा, जितना वो दूर है उतनी लाउडनेस कम, उतनी लाउडनेस कम। ठीक है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे द सरफेस एरिया इज मोर, लाउडनेस विल बी। अच्छा, दूसरा लाउडनेस में क्या रीजन आता है अपना, रेजोनेंस, कि किसी भी म्यूजिकल डिवाइस का डब्बा क्यों होता है, ताकि उसकी हवा और जो आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या कर जाए, मैच, क्या हो जाए, रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, मैक्सिमम, क्या हो जाए, मैक्सिमम। ओके,
ये सेम क्वेश्चन आ गया। अब कैलकुलेट करना है रेशियो। अब तक रेशियो निकाल चुके हैं ना, इसका कुछ मान था 12 था ऐसे। ओके बेटा, बस 45 कर दो पूरे। There are two copper wires, ratio length 1:2 क्रॉस सेक्शन। क्या रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है? यस या नो? सीधे रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मटेरियल, किसी पे डिपेंड नहीं करती। यूनिट लेंथ यूनिट एरिया। तो रेजिस्टिविटी 1:1, टेम्परेचर गिवन होता तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती। अच्छा, अब रेजिस्टेंस बोलो भाई, लेंथ के डायरेक्टली, एरिया के इनवर्सली, तो क्या बनेगा बच्चे? टू रेशियो। जी बताइए, ये और ये सेम है, ऑब्जेक्ट कहां रखिए? एट सी या फिर एट 2f, एट सी या फिर एट 2f, सेम साइज बन गया ना। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड? कौन सा लेंस है? कैसे पता चला कन्वेक्स है? रियल बनिए, कैसे पता चला रियल है? इन्वर्टेड। क्या है? इन्वर्टेड। नेम अ डिवाइस वेयर दिस लेंस इज यूज्ड। कोई कैमरा, आई, कॉलीमेटर, ऑफ अ स्पेक्ट्रोस्कोप, कुछ भी हो। ओके, दो मेटल्स है ए बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2:3। इफ दे आर सप्लाइड सेम अमाउंट ऑफ हीट, व्हिच मेटल विल शो ग्रेटर राइज? ग्रेटर राइज के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होनी चाहिए, हाई? लो। तो इसका राइजिंग टेंपरेचर क्या होगा? ज्यादा। Calculate the ratio in their temperature rise if mass ratio is this। हाँ जी, टेम्परेचर का डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या होगा? Q upon m into small c। यस और नो? तो पहले की हीट क्या है बच्चे? हीट क्या दी है दोनों को सेम? Q upon मास कितना गिवन है बच्चे? 3:2 रेशियो। दूसरे की Q, मास कितना है? 5, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 5 रेशियो। सीधे नहीं समझ आया? बस 45 लास्ट। Soumya took 2 right circular cones of the same vertical height. One of the cone is solid, the other cone is hollow. H/4, H/3. By measuring cross-sectional area of the cones and from the knowledge of symmetry by using suitable formula, he found the position of center of gravity of both cones. He found the difference is 1.5 centimeter. क्या लिखूं? डिफरेंस है 1.5। क्या लिखूं? h/, hollow की क्या होगी? h/3, सॉलिड की क्या होगी? h/4। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1.5। किसको किसमें से माइनस करूं? h/3 minus h/4 equals to 1.5, 12, 4h minus 3h equals to 1.5, h equals to 12 into 1.5, sorry 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहाँ तक सॉल्व हो गए अपने? 45 तक सॉल्व हो गए, बाकी आप फिर उस दिन करेंगे। कल फिर लगाऊंगा क्लास सुबह। आना है, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ें आगे कंटिन्यू करूँगा। आना है तो आना बच्चे, नहीं आना है तो फिर ऐसे करिए। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ याद होगा, 1 घंटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चल बहुत बस।